हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। सबा इब्राहिम का व्लॉग आ गया। वहाँ पर सबसे पहले मैं उस व्लॉग को शुरुआत तो करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊँगी एनजाइटी उसको बहुत ज़्यादा हो रही है। और वो रोना, वो एनजाइटी, मूड स्विंग्स, ये सारी चीज़ें ना आपको इस टर्म में होनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ नहीं होता है, होता है ये सब कुछ। अब काफ़ी लोग उसको बोलेंगे कि यार मैं भी जब देख रही थी ना, मैं भी एक ही चीज़ सोच रही थी। मैंने कहा ये कहीं इस चीज़ की एनजाइटी तो नहीं है कि भाई भाभी जो है वो सारा कंटेंट खा जाएंगे। बट पता है क्या सीन है, इसने ना बहुत सवार कर लिया। एक होता है प्रेगनेंसी को अपने सर पे सवार कर लेना, ये सोच लेना कि बस अब मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होगा ही। और देखो, ये डर गलत नहीं होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये गलत डर गलत है। जब इसने जिस तरीके से मैंने उसको ऑब्जर्व किया है 2 साल के अरसे में, इसके शादी के बाद से, जितना ये बेबी को ले के डेस्परेट रही है, जिस हिसाब का ये डेस्परेट रही है ना, और उसको एक तरीके से समझो प्रेशर भी था, फैमिली का प्रेशर भी समझ लो। हर कोई मिल रहा था, एक ही दुआ दे रहा था कि हाँ जल्दी से न्यूज़ दे दो, जल्दी से ये हो जाए। खास करके सनी का भी 2-4 बार मैंने देखा था, एक ही बात थी कि बस अब अगर हमें एक औलाद हो जाए, ये हो जाए। तो मतलब प्रेशर तो था इसके ऊपर। अब देखो, कुछ बातें मैं कहती हूँ ना कि कुछ बातें खुल के बतानी लाजमी नहीं होती हैं। कुछ बातें अनकही ही औरतों को फील हो जाती है। अब कोई आकर उसको ये नहीं बोलेगा कि यार तू बच्चा नहीं दे पा रही है। लोगों को ये कहा जाएगा, जैसे अब मैंने आपको रिसेंट दिनों में अपना बताया था ना कि मेरे को जब 2 बेटियां हुई थी, मुझे काफ़ी लोग बोल रहे थे। अब मुझे कोई ये नहीं बोल रहे थे कि यार तू कैसी कलमुही है कि तेरे पास बेटा नहीं हुआ है। लोग मुझे क्या बोले, बेचारी है बेटी, बेचारी को दूसरी बेटी पैदा हुई है, अल्लाह ताला तुम्हें जो है वो नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर बेटा देगा, 2 बेटियों के बाद बेटा देगा। तो इस तरीके से ये घुमा फिरा के मारा जा रहा होता है। सीधे आके आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप हराम खोरो, सीधा कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपको घुमा फिरा के बोला जा रहा होगा। तो वही हाल सबा के साथ है। देखो, इस टाइम पर एनजाइटी होना ये सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन इसको ओवरकम करना पड़ता है। अगर ये डर आपने अपने अंदर बिठा लिया, जो कि उसने शुरू दिन से बिठा लिया कि नहीं नहीं मैं घर का काम करूंगी तो मुझे ये हो जाएगा, तो जब बाहर जाना होता है तब ये डर कहाँ होता है, तब इस डर का क्यों नहीं होता। मतलब आप अपने आप को, मैं कभी कभी सोचती हूँ ये बंदी अपने आप को ट्रोल करवाने के लिए क्यों पेश करती है इस तरीके से। डर है, आप लोग रियल बनो ना। मतलब बताओ कि ठीक है भाई, मुझे काम नहीं करना, मैं अपने लिए मेड रख लूंगी। जिस दिन आपको प्रेगनेंसी भी, उस दिन से आपने अपने 2 मेड हायर कर लेनी चाहिए थी। क्योंकि जब आप इतना पैसा अर्न कर रहे हो तो अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए अर्न कर रहे हो, ठीक है। इतना पैसा इसीलिए अर्निंग किया जाता है। फ्यूचर का बिल्कुल हर कोई सोचता है फ्यूचर का, कि यार कल को अगर यूट्यूब बंद हो गया, या जब आप टोटली डिपेंड हो यूट्यूब पर, तो आपको 100 ख्यालात आते हैं। लेकिन आपने अपनी अर्निंग का जो मेन सोर्स है, आपकी जो अर्निंग का मेन सोर्स है यूट्यूब, उससे आपने बहुत कुछ बना लिया है। आपने डेल्टा में घर ले लिया है, आपके पास आपका मौदाहा में घर है, आपके पास हर जगह, यानी आपका रेस्टोरेंट की जो शॉप्स हैं वो आपकी अपनी है। अगर कल को यूट्यूब बंद भी हो जाता है और आपका रेस्टोरेंट कुछ इतना अच्छा अर्न नहीं भी कर रहा होता, तो भी रेंट इतना है मुंबई के अंदर रहते हुए। चलो ठीक है, लोग कहते हैं कि मुंबई से बाहर है मीरा रोड, लेकिन फिर भी उधर अच्छा खासा रेंट आपको मिल जाएगा। इतना तो मिल ही जाएगा कि आप एक नॉर्मल लाइफ तो अच्छे से गुजार सकते हो, ठीक है। एक बहुत अय्याशी वाली ज़िंदगी नहीं, लेकिन एक नॉर्मल ज़िंदगी तो अच्छे से गुजार सकते हो। आपने इतना अच्छा कुछ अचीव कर लिया, और अभी यूट्यूब का कोई बंद होने का कोई चांस नहीं है फिलहाल, तो कोई ऐसा चांस है नहीं यूट्यूब का। और अगर यूट्यूब बंद भी होता है तो और बहुत सारे ज़रिए हैं, क्योंकि आपने अपनी फेम कमा ली है, आपको इंस्टाग्राम से अर्निंग हो सकती है। आपके पास 100 और तरीके अर्निंग के मौजूद हैं जो आपके ख़त्म नहीं होंगे सोशल मीडिया से। तो यकीनन आपकी सोशल मीडिया लाइफ तो अभी लॉन्ग टर्म चलने वाली है, लेकिन इस टाइम पर आपको ज़रूरत है। और कौन सी मेड कोई आपके लाखों करोड़ों रुपए मांग लेगी, अगर वो मांगेगी भी, अगर आपकी अर्निंग का कोई हिस्सा जा भी रहा है तो वो आपके सुकून के लिए जाएगा। अगर आप इस अर्निंग से फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो और आपका प्रेजेंट इतना बुरा चल रहा है कि आपको एनजाइटी अटैक पड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके घर वालों ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, आपके घर वाले आपसे मुंह फेरे हुए हैं। थोड़ा बहुत तो सही, थोड़ा बहुत देखो, इतना नहीं फेरा हुआ है जितना ये शो कर रही है, क्योंकि नीचे से अफ्तारी वगैरह आई है। मतलब यही है कि इसकी तरफ से ना है, यानी जिन लोगों को लग रहा है कि शायद शुएब ने बिल्कुल ही इसको अंदर आने से मना कर दिया है, ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो, ना एक माँ ऐसा कर सकती है, इसकी माँ को बहुत ट्रोल मिल रहा है। लेकिन मैं एक बात सोचती हूँ कि ये बंदी किसी के बारे में भी आके नहीं बोलती। अब अच्छा, जहाँ खालिद की बात आती है, सनी की बात आती है, बंदी आ जाती है, जहाँ अपनी बात आती है वहाँ सफाई देने के लिए आ जाती है। बाकी सबकी बातों को आकर सिर्फ और सिर्फ जलील करवा रही होती है। जब इसको रिजा के लिए बोलते हैं तो रिजा को लेकर आ जाती है सफाइयाँ दिलवाने के लिए, कि रिजा अपना काम खुद करती है। ये सब कुछ जब इसकी माँ को इतना ट्रोल किया जा रहा है कि यार कैसी माँ है, मैंने खुद कमेंट्स रीड किए हैं कि कैसी माँ है, इस एज में तो, इस ट्राइमेस्टर में तो माँ अपने सीने से लगा के रखती है, कलेजे से लगा के रखती हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि इसकी माँ कोई इस किस्म की है कि ठीक है, उनको शायद एक हद तक पहनने ओढ़ने का वो सब शौक है, और उन सब पर हमने बात भी की है। तो जब उनकी बेटी का मिसकैरेज की बात चल रही थी, और जब एक उनकी बेटी एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, जो ईद में रोना धोना था इसके घर के अंदर, वहाँ पर उसकी अम्मी पूरी पूरी मेहंदियाँ लगाकर और ये चमक धमक वाले कपड़े और मेकअप करके फुल ऑन बैठी हुई थी ना, तो वो चीज़ सबको अजीब लगी है, वो सब मानते हैं, उन सब पे हमने बात भी की है। लेकिन एट द एंड वो एक माँ है, उसको अपनी बेटी को घर से निकालना वो कभी भी नहीं चाहेगी, और ना ही उन्होंने घर से निकाला होगा, ये मैं बता रही हूँ। क्योंकि जितना रिएक्शन सबा दे रही है ना, आप सबा को देखो ऐसे नहीं तो ऐसे कैश करवाना है। अब इसको ये हिदायत ज़रूर दी होगी कि भाई रेहान के पेपर्स है, उसको पढ़ने दो। और मुझे तो नहीं लगता कि ये भी हिदायत दी होगी, क्योंकि रेहान अगर लास्ट 2 व्लॉग से जब देखा जा रहा था, जब सबा नीचे ही थी, तो वो लास्ट 2 व्लॉग से ऊपर शुएब के घर में पढ़ाई कर रहा था, वो नीचे था ही नहीं। यानी इसका मतलब ये है कि इन्होंने रेहान की पढ़ाई के लिए भी इसको नहीं बोला कि भाई तुम घर खाली करो। ये कुछ दोनों माँ बेटियों का वो भी सामान को लेकर ही हुई है, क्योंकि आज के ब्लॉग में भी उसने सामान को लेकर, अच्छा कल तक तो बोल रही थी सारा पसाड़ा नीचे से आ गया, और अभी भी बोली नीचे से जब आहिस्ता आहिस्ता आएगा तो मैं ऊपर लगा लूंगी। एक तो मैंने ये चीज़ नोटिस की, बहुत घर बहुत अच्छा बनाया, सिस्टमेटिक घर जो ये कह रही है ना, वो सिस्टमेटिक घर ही बनाया। लेकिन एक चीज़ नोटिस की कि अगर उसने ये जो वार्डरोब्स बनाई है, उस वार्डरोब्स में तरह लंबे लंबे शेल्फ्स क्यों रखे हुए हैं? यानी हैंगर वाले ड्रॉर्स तो मुझे नहीं लग रहे, चलो हैंगर वाले होते तो समझ में आता है, इतना लंबा, यानी आप इतने लंबे लंबे कपड़े रखोगे तो वो तो कपड़े नीचे आपके कदमों में ही पड़े होंगे। तो ये इतने मतलब शेल्फ क्यों नहीं बनाया? अगर इनको कपड़े इस तरीके से तय करके ही रखने थे, अगर हैंगर जोन में रखना, तो ये तो कपड़े मुंह पे ही जान पे ही गिरेंगे। तो ये थोड़ी सी अक्ल ये क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि इसका घर इसलिए अच्छा बना है क्योंकि इसने टोटली डिपेंड कर दिया था इंटीरियर डिज़ाइनर पे। जैसे उसने थोड़ा सा कलर वलर चूजिंग के अंदर अपना काम किया, वो हर कोई इंसान अपना देता है आइडिया, बाकी उसने दादागिरी मतलब ना वो नहीं दिखाई, वो राजपाल यादव नहीं बनी कि हर चीज़ मैं करूँगा। उसने टोटली डिपेंड छोड़ दिया था कि भाई ठीक है, अब जो जैसा करना है इंटीरियर डिज़ाइनर जिस तरीके से सिलेक्ट किया, जो डिज़ाइन बताइए, तो इसलिए इसका घर कहीं ना कहीं सूट भी कर रहा है। हाँ, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन के अंदर, हालांकि जो इसका वार्डरोब का रूम है, वार्डरोब है, और जो इसका बेडरूम है, वो थोड़ा सा अब एक अच्छा फील देना शुरू हुआ, एक अच्छा सा टच मुझे दिया है आज के व्लॉग में। बट अदरवाइज जो उसके दरवाजे का कलर था ना, जो ग्रीन टाइप का, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। अब शायद मे भी पूरा घर जब देखे तो उसमें वो सूट होता हुआ नजर आए, वरना वो अलग से एक उभरता हुआ नजर आ रहा है। और देखो ऐसे वियर्ड से कॉम्बिनेशन अब आजकल जोन में हैं, आजकल ट्रेंड में चलते हैं, तो जब ट्रेंड में कोई चीज़ आती है तो ये सब कुछ आंखों को भाना शुरू हो जाती है। कुछ चीज़ें आपकी आंखों को नहीं लगती है, लेकिन हाँ, ऑल दी गुड अगर इसका घर देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है। तो यानी ये अपनी ज़िंदगी में जो इतना सिंपैथी फिलहाल रिसेंट दिनों ले रही है, एनजाइटी और इन सब चीज़ों, एनजाइटी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको लग रहा है कि यार मेरे तो अब कोई भी नहीं करने वाला, मैं अकेली कैसे मैनेज करूँगी, मुझे ये क्या हो गया। मतलब उसको एक थोड़े से ये जो जितना मतलब वो दे रही थी ना हिंडबाजी की, जो समझने वाले होंगे वो समझ गए होंगे, जो नहीं समझे होंगे, जो भाभी के साथ भी हुआ था, यानी भाभी को क्या इशू हुआ था, मैं आपको बता दूं तो उसको पानी का इशू हुआ था। मैं सीधा क्लियर बात करती हूँ, तो वो उसको हुआ था पानी का इशू, कि प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा अगर पानी बहना शुरू हो जाता है तो वो डर होता है कि बच्चा जो ना, वो जो हमारा जो बेबी होता है ना, वो एक पानी की थैली के अंदर होता है, एक थैली नुमा में होता है। अब उसको थैली को क्या बोलते हैं वो आप लोग सर्च कर लेना, गूगल है, गूगल जाके सर्च कर लेना। मैं इतनी मेहनत नहीं करी, मुझे जो बेसिक नॉलेज पता है ना, जो मैं बेसिक आपको दे सकती हूँ, बेसिक में जो आपको सीधा सिंपल सरल भाषा में समझ में आ जाएगी, डॉक्टरी वॉक्टरी की भाषा में नहीं समझा रही मैं। एक बच्चा जो ना पानी की थैली के अंदर होता है, अगर वो पानी की थैली में से पानी अगर लीक हो जाता है ना, अगर वो थैली किसी वजह से फट जाती है या कुछ भी शुरू जाता है, तो वो पानी सारा लीक होना शुरू होता है, जिसकी वजह से बच्चे को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बच्चा फौरी तौर पर बाहर निकालना पड़ जाता है। अगर आपकी पानी की थैली ब्रोक हो गई है, यानी वो अगर ब्रेकेज पर आ गई है, तो वो उसको शायद थोड़ी सी, और देखो उमूमन अगर मैं आपको एक बात बताऊँ ना, तो नॉर्मल डेज में अक्सर आपको पानी की शिकायत हो जाती है, पानी की शिकायत होती है, यानी नॉर्मली हल्का फुल्का सा पानी आपको दिख रहा होता है। एक पानी का ब्रोकेज होता है कि आपको ऐसा लगता है आपने यूरिन स्टार्ट कर दी है, मे बी जब वो पानी की थैली जब ब्रेक होती है ना, तो वो इसी तरीके का फील होता है। ये मैं आपको इसलिए हूँ क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों का आइडिया है, गाइडेंस हुई भी है, इसलिए मैंने आपको, बाकी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई नहीं, अगर आपको थोड़ा बहुत पानी निकल रहा है तो आप बैठे रहो, नहीं भाई। इन सब चीज़ों का इलाज ना गूगल के पास है, ना ही किसी इन्फ्लुएंसर के पास है, ना ही आपके किसी सब्सक्राइबर के पास है, ना ही आप जिसको इन्फ्लुएंस होते हो जिनसे, उनके पास है। आपकी बॉडी पर क्या चेंजेस हो रहे हैं उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्टर के पास है। भाई जब 3 महीने तक जब डॉक्टर्स थे, जब आपने डॉक्टर की मानिए, अभी देख लो एक दिन काम किया उसमें भी उसने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ एक वो निकालती हुई झाड़ू निकालती हुई नजर आई है, और बाकी किचन का सारा सामान अगर आपको याद हो तो उसने रिजा और कृष्णा पर। अच्छा एक और मैंने परसों वाला व्लॉग मैंने नहीं किया ना, उसका व्लॉग वो जो रिएक्शन था उसमें नहीं दिया। उस व्लॉग के अंदर एक चीज़ जो बहुत सारे लोगों ने हाईलाइट की है, वो ये है कि वो रिजा और कृष्णा को साथ जोड़ने की ट्राई कर रही है, और काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया। बट मुझे नहीं लगता कि वो इस किस्म के वियर्ड
बनाएगी कि वो अपने, देखो भाई कहने को कुछ भी हो सकता है, ये दुनिया है, यहाँ कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने सनी का कहा कि हाँ वो रिग्रेसिव माइंडसेट का ज़रूर लगता है, वो ये लगता ज़रूर है, लेकिन मेरा ना एक तरीके से दिल मानने को रेडी नहीं है कि यार ये इतना गिर सकता है कोई भी, कि ये इस किस्म की जोड़ियां बनाने की ट्राई, या ये लोगों के दिमाग में ये डालेगी कि देखो रिजा कृष्णा का कुछ चल रहा है। अगर इसकी वीडियोस से देखा जाए तो अब काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पर भी उठाया कि भाई क्यों उसको आपने किचन में छोड़ दी, तो मैंने यही कहा ये किसी भी हिसाब से सलाम को फॉलो कर ही नहीं रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर हम उनको हर चीज़ पर इस्लाम पे तोलेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो इस्लाम के हिसाब से कुछ फॉलो कर ही नहीं रहे। हाँ ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं तब हम उनकी बैंड बजा देते हैं कि जब आप एक चीज़ को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो ही नहीं कर रहे हो तो फिर आप आके यहाँ पे इस्लाम का ज्ञान भी नहीं बांट सकते हो बेफजूल का। यानी बेफजूल तुम आकर, जब जो तुम्हारा मकसद है तुम्हें लोगों को सुनाना है तो तुम इस्लाम का ज्ञान बांट रहे हो, बाकी अदरवाइज तुम अपने घर के अंदर अपनी मौज मस्ती सब जी रहे हो। तो ये मुझे थोड़ा सा पॉइंट लग रहा है कि ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट हो रहे हैं। आप देखो नॉर्मल घर में है, कृष्णा इसका हेल्पिंग ही है, कृष्णा को उसने रखा ही इसीलिए क्योंकि इससे पहले वाला जो एडिटर आया था उसको क्यों बाहर निकाल दिया था, वो सौरभ आया था ना, आई थिंक उसका नाम सौरभ था, क्योंकि वो ऐसे काम नहीं कर रहा था ना। अब कृष्णा ऑल इन वन है, इसका पता नहीं इसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, या इसको बनना है कुछ, इसको धर्मदादा टाइप का बनना है, तो ये उसी टाइप में ये निकल गया, उसको लग रहा है कि मैं धर्मदादा बन के रहूँगा तो मैं अपनी ज़िंदगी बना लूँगा, तो वो अपना खुशी से लगा हुआ है। लेकिन मुझे मुझे पता है कहीं से भी ये फील नहीं हो रहा कि वो कोई हाईलाइट कर रही थी कि यार नहीं नहीं ये ना रिज़ा और कृष्णा को लेकर ना ये पॉइंट है। एक टाइम पर मैंने सोचा भी, मैंने उस पॉइंट उस नज़र से देखा भी उस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो मैंने, देखो ये सारी चीज़ें ना रेडिट पर जिक्र हो रही होती है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं ये पॉडकास्ट वो पॉडकास्ट, सीरियसली आपको कोई पॉडकास्ट देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास रेडिट है तो। रेडिट पर हर एक चीज़ मौजूद होती है, इनके व्लॉग्स के, इवन इनका क्या, हर एक चीज़ सबसे पहले आप देखना रेडिट पर आती है, क्योंकि रेडिट आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल ही रहा है, वहाँ पर आपको इस किस्म की गॉसिपिंग वगैरह मिलेगी, तो ये सब कुछ आपको रेडिट पर मिलेगा। और ये पॉइंट रेडिट से ही निकला है कि बहुत ज़्यादा रिज़ा और कृष्णा को, इससे पहले भी थोड़े दिन पहले भी रिज़ा और कृष्णा का बॉन्ड निकाला था इन्होंने कि रिज़ा कृष्णा ज़्यादा कर रही है, बट ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ज़बरदस्ती जोड़ा जा रहा है। ठीक है वो दोनों काम कर रहे हैं तो मतलब बताओ अगर वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो वो क्या बोलेगी, सिर्फ कृष्णा काम कर रहा है और रिज़ा मेरे साथ है, नहीं वैसा नहीं बोल सकती, वो ये बोले कि रिज़ा और कृष्णा काम कर रहे हैं। हाँ यहाँ पर मैं सनी भाई से ये पूछना चाहूँगी कि आपको ये तो बड़ा शौक है कि लड़की दुपट्टा पहने हैं, शलवार कमीज़ पहने, और अब आपकी बेगम उसको एक नामहरम के साथ, जो कि देखो इस एज के अंदर काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई एक दूसरे के अंदर अट्रैक्शन हो जाती है, यानी अलग अलग जेंडर्स में अट्रैक्शन हो जाती है, बिल्कुल होती है। और काफ़ी लोग इस चीज़ से भी वो कह रहे हैं कि भाई रिज़ा से लोग इसलिए थोड़ा सा वो हो रहे हैं, देखो मैंने ये बोला ये रिश्ता है तो खतरनाक, जीजा साली का रिश्ता हमेशा से खतरनाक होता है, ये हम सब ने इन सब रिश्तों को नॉर्मलाइज बना दिया कि नहीं नहीं ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता भाई, यही हकीकत है, दुनिया है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ जीजा साली का अफेयर्स चल जाते हैं, ये सब कुछ होता है नॉर्मली, दुनिया में सब कुछ होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होता। और काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि भाई रिज़ा जिस तरीके से निगलेक्ट हुई आज तक, वो लोगों से निगलेक्ट हुई होगी, वो कभी कभार, देखो भाई लड़कों की भी आजकल जो डिमांड्स है थोड़ी सी हाई रहती हैं, ये हम सबको पता है। अब ये ना बोलना कि मैं किसी की बॉडी शेमिंग, मैं किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करती हूँ और ना ही मैं किसी की स्किन शेमिंग करती हूँ, मैं शेमिंग नहीं कर रही हूँ, मैं आपको जस्ट स्टैंडर्ड्स बता रही हूँ जो हमारी सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं और जो हम नहीं बनाए हैं, और हम ही इनको तोड़ना पड़ेगा, अगर हम नहीं तोड़ेंगे तो कब तोड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा जो लड़कों के स्टैंडर्ड्स होते हैं उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको पता है कि रिज़ा नहीं सूट होगी, नहीं ही होगी, इस हिसाब से काफ़ी लोगों को लग रहा है कि जब सनी उसको थोड़ी सी भी अट्रैक्शन देगा या थोड़ा सा उसको अटेंशन देगा तो कहीं वो अटेंशन वो उसको गलत वे में ना ले ले। और क्योंकि रिसेंट दिनों में जब उसकी बर्थडे आने वाली थी तब उसको गुलाब वगैरह दिया था उसने, यानी वो उसको सभा के बराबर रखना शुरू हो रहा था, काफ़ी लोगों को ये सब फील हो रहा था। तो यहाँ मैंने कहा है कि इनको लिमिट्स ये ड्रॉ करनी पड़ेंगी, और ये लिमिट्स इनको कौन बताएगा, सभा ही बताएगी। ये लिमिट्स ये दोनों हस्बैंड वाइफ डिसाइड करेंगे कितनी किसकी लिमिट्स है। बच्चों की तरह ट्रीट ज़रूर कर रहे हो बट याद रखो वो एक 19 ईयर की एडल्ट बच्ची है जो टीन एजर में नहीं रही है, जो एक अच्छी ग्रोइंग एज में आ चुकी है। इन एजों में कितनी लड़कियों की शादियां हो चुकी होती है, अब ये ना कहना नहीं होता, भाई होता है, होता है। मैंने खुद 17 साल की उम्र में शादी की थी और मेरे आसपास भी बहुत सारे लोगों की शादियां हो जाती है। और ये सिर्फ ये ना कहना पाकिस्तान में होता है, ऐसा इंडिया में भी होता है, मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा जहाँ होता है। लेकिन अब थोड़ा कहना, मैंने कहा अभी ये जो हम नस्लें आई हैं ना वो थोड़ा सा चेंज चाह रही हैं। अब मेरी सोच है भाई, मैंने नहीं करनी शादी अपनी बच्चियों की वक्त से पहले, मतलब मैं ये 17 18 19 साल की या 20 साल की उम्र में शादी करने के बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ ठीक है, अगर वो 20 या 22 ईयर्स के बाद जब वो सेट हो जाती है और उनको खुद को लगता है कि नहीं हमें अभी मैरिज करनी है, हमें शादी करनी है, तो बिल्कुल इजाज़त है। क्योंकि भाई ये फिर माँ बाप पे भी गुनाह होता है कि अगर वो बच्चा शादी आपकी मांग रहा है और आप उसको शादी नहीं करने दे रहे हो तो वो माँ बाप पे गुनाह है।
मेरे बच्चियों को लगता है 20-22 साल बाद या 25 साल बाद कि अब हमें शादी करनी है, तो इट्स ओके, उनकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी। बट लेकिन नहीं, 18-17 16-17 साल की उम्र में बच्चियों में शादियाँ यार, मतलब बहुत छोटी बच्चियाँ होती हैं, अक्ल होती नहीं है, दिमाग होता नहीं है। और फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ना हलचल हो जाती है, बहुत ज़्यादा। देखो, कहीं ना कहीं सर्वाइव तो करना ही पड़ता है, और ज़्यादातर औरतें ही कर रही होती हैं, किसी ना किसी तरीके से अंडरस्टैंड चीज़ों को करना ही पड़ रहा होता है। और माँ बाप के घर में भाई एक ज़िंदगी जीने वाली बच्चियाँ होती हैं, तो ये वाला सीन होता है। अच्छा जी, कहाँ थी मैं, किधर थी? तो वो वाला मैं, अच्छा मैं रिज़ा पे थी। हाँ, तो रिज़ा एक 19 साल की बच्ची है, तो वो बच्ची नहीं रही है, सही है, हम उसको बच्ची बच्ची ज़रूर बोलते हैं, लेकिन वो बच्ची नहीं है। कहने को वो अडल्ट हो चुकी है, उसको अपने ज़िंदगी के फ़ैसले लेने का हक मिल चुका है। इवन उसको अपनी शादी तक का भी हक मिल चुका है। 18 साल के बाद तो कानून भी इजाज़त होती है कि आप अपनी शादी भी अगर जिससे करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। तो इस हिसाब से रिज़ा अब एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए सब आपको कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब देखो, अगर हम ये चीज़ सोचेंगे, अब अगर वो बच्ची किसी के साथ भी हमें नज़र आती है तो हम उसका नाम जोड़ना शुरू कर देंगे, तो वो गलती उस बच्ची में नहीं है, वो गलती फिर हम में है। जब तक हमें कोई चीज़ फील ही नहीं हो रही है, अगर रिज़ा को और उसको देखोगे, कृष्णा को, तो कुछ भी फील नहीं होगा आपको, ऐसा कोई फील नहीं होगा कि ये कोई गोल शेयर कर रहे हैं, कपल गोल्स दिखा रहे हैं, नहीं, वो तो काम कर रहे हैं अपना। वो कपल गोल्स नहीं दिखा रहे, वो तो मेड गोल्स दिखा रहे थे मुझे तो। हाँ सीरियसली, वो काम ही कर रहे थे रिज़ा सिपा का। और सबा साहब बोलती है, वो मैंने सब सब्सक्राइबर की सुन के ना, वो सब कह रहे थे कि सारे काम कर सकते थे, इसलिए मैंने काम कर लिया। कल किचन का भी काम किया, कल मैंने घर का भी बहुत काम किया, कल मैंने ये भी काम किया, कल मैंने वो भी काम किया। एक झाड़ू निकालने के बाद इसके अलावा इसने कुछ काम नहीं दिखाया था। और चलो, हो सकता है बैक कैमरा इसने किया, बट किचन तो वो लोग समेट रहे थे, किचन उन्होंने समेटा। कपड़े वगैरह अगर तय करके रखे होंगे तो इसमें ऐसा क्या कर लो, मतलब झुकना नहीं है, ये नहीं। अरे बाबा, मतलब ठीक है, तुम जिस तरीके से झाड़ू निकाल रही थी, वो तो मुझे भी उसी टाइम पर देख के लग गया था कि ये झाड़ू इस तरीके से नहीं निकालते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो आपकी कमर पे बहुत ज़्यादा, मतलब इसको नॉर्मली बेसिक तरीके भी नहीं है कि किस तरीके से प्रेगनेंसी के अंदर रहना चाहिए। फिर उसको एंजाइटी शुरू हो जाती है। एंजाइटी के बाद भाई देखो, जब ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे होते हो ना, क्यों कहते हैं प्रेगनेंसी के अंदर पॉजिटिव रहो, प्रेगनेंसी के अंदर खुद को खुश रखो, क्यों कहा जाता है? ऐसे ही कहा जाता है खुश रखो? नहीं, उसका असर आपके अंदर जा रहा होता है। जो आप सोचोगे, मैंने उस दिन भी कहा ना कि जो आप सोचोगे वही आपकी बॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। तो वही सीन इसके साथ होता है, ये एंजाइटी लेती है, इसको डिप्रेशन हो जाता है। अब ये एक लोग बोलते हैं कि यार ये इतना पैसा, इतना सब कुछ है, लेकिन होता है डिप्रेशन यार। डिप्रेशन और एंजाइटी का ताल्लुक पैसों से नहीं है। ये कभी भी नहीं सोचना कि अगर कोई पैसे वाला है तो उसको एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं होते होंगे। हमारे सामने बहुत सारी मिसाल है जिनके पास बहुत ढेर एक पैसा है, लेकिन वो फिर भी ऐस कर जाते हैं। ऐस क्योंकि ये थोड़ा सा ना अभी आजकल यूट्यूब ने बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस की है, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझको नाम ले, इन्हें अपनी जान तक लेने पर तुल जाते हैं। उर्दू है ना अपने पास, अपने को क्या इंग्लिश में लेने की ज़रूरत है? वो इंग्लिश को पकड़ा, उर्दू को नहीं पकड़ा, बस सही है अपने पास उर्दू। तो वो जान लेने तक पे चले आते हैं। ऐसे कैसे चले आते हैं? क्यों? इनके पास तो इतना पैसा है, वो जो चाहे दुनिया में हासिल कर सकते हैं। लेकिन डिप्रेशन और एनजाइटी पैसा नहीं देखता है। वो डिप्रेशन और एनजाइटी उन लोगों को नहीं होता यार इसके पास ज़्यादा पैसा है, हम इसको नहीं छू सकते, ऐसा नहीं है। वो गुंडा नहीं है, वो एक बीमारी है, बीमारी कह लो, या एक सोच है आपकी जो आपको किसी भी तरीके से आ सकती है। पर एनजाइटी आपको प्रेगनेंसी में, अब मैं ये सोच रही हूँ, जब इसको प्रेगनेंसी में इतनी एनजाइटी है, तो ये प्रेगनेंसी के बाद अगर सी सेक्शन देखो, तकरीबन इसके चांसेस 90% चांसेस उसको सी सेक्शन वाला, ये 10% वो थोड़ा सा अगर नॉर्मल की तरफ गई तो गई, मतलब, लेकिन उसके हालात लग नहीं रहे। सी सेक्शन है, सी सेक्शन के बाद वो कैसे, मतलब सर्वाइव कैसे कर पाएगी? सी सेक्शन में बच्चा डिलीवर करना, इट्स टोटली ईजी भाई। ये जाओ लेटो, ये इंजेक्शन लगा, ये कटा पिटा, पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ ऐसा फील होगा कि हाँ कुछ हिलजुल रहा है और आपका बच्चा आपके हाथ में, ठीक है। उसके बाद आपका जब वो सुन टूटेगा, तो आपको फिर आपकी नानी, दादी, मामी, जितने भी आपके सारे रिश्तेदार होंगे, वो आपको याद आएंगे। उसके बाद वो आपको पेन किलर लगा देंगे। पेन किलर के बाद ये होगा कि आपको रिलीफ हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं नहीं फिर पूरा टाइम दर्द में रहना पड़ता, नहीं। आपको पेन किलर्स, आप अगर 2 दिन स्टे करते हो, 3 दिन स्टे करते हो हॉस्पिटल में, तो वो आपको वक्फे वक्फे से पेन किलर्स लगाएंगे। अगर आप उनको दर्द की ज़्यादा शिकायत करोगे तो वो आपको पेन किलर्स भी दे देंगे। लेकिन उसी दरमियान देखो, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है। सबसे वो जो पहला कदम, आपको जितने भी पेन किलर्स लगे होंगे, बट वो जो पहला कदम होगा, वो आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा फील होगा ना, वो आपने बचपने में तो हमने नहीं, हमें याद नहीं होगा कि हमने वो पहला कदम कैसे लिया था, लेकिन हमें याद आ जाएगा ये हम जब सी सेक्शन करवा के जब पहला कदम भरेंगे कि ये बचपन में ऐसा पहला कदम लिया था, इतने डर डर के लिया था हमने। तो ये सब कुछ आपको याद आएगा। तो ये सोचो, उसके बाद डिप्रेशन, और भाई जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, पोस्टमार्टम नहीं बोला है, मैं अगेन बोल रही हूँ, पोस्टपार्टम बोला है, मुझे पता है पोस्टपार्टम होता है, नॉट अ पोस्टमार्टम। पीएम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला सीन है, पीपीएफ, ठीक है।
तो वो जो डिप्रेशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप अपनी स्किन में इतना बदलाव देखते हो, आप अपनी बॉडी के अंदर इतना बदलाव देखते हो, आपकी नींदें ख़राब हो रही होती है, क्योंकि आपको हर 2-2 घंटे बाद, मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको आगाह कर रही हूँ कि ये सब कुछ होता है और ये उसके बाद क्यों डिप्रेशन शुरू हो जाता है। आप डिप्रेशन में चले आते हो, आप अपने आप को खोना शुरू कर देते हो, आप बोलते हो यार ये क्या ज़िंदगी होगी, क्योंकि आपने नहीं सोचा होता कि ये सब कुछ भी होगा। मतलब आपके बाल ये आपके हाथ में आ रहे होंगे, किसी को ये भी प्रॉब्लम्स होती है भाई, मैंने तो ये प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो मैं रिसेंट 2.5 सालों तक मैंने झेली है। मतलब इस दफ़ा जब मैंने प्रेगनेंसी के बाद 2.5 सालों तक मैंने हेयर फॉल की प्रॉब्लम झेली है। हालांकि 6 महीने के अंदर अंदर रुक जाता है हेयर फॉल, बट 2.5 साल लगा मेरे हेयर फॉल को रुकने में। मेरा आधी गंजी हो गई थी मैंने बाल कटवा कटवा के शोल्डर तक उड़ा दिए थे। मैंने कहा नहीं चाहिए मेरे को बाल, क्योंकि इतना इतना हेयर फॉल हो रहा था ना, मेरे को थोड़ी देर के लिए फील आ रहा था, मैंने कहा कहीं मैं अपने बालों को खुद ही गंजा ना कर दूँ। आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, आपके हार्मोन्स में चेंजेस आ रही होती है। अगर आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा चेंज ना भी दे रही हो तो आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा, तो वो जो एक्टिव हार्मोन्स होते हैं ना, हार्मोन्स होते हैं खुशी वाले गमी वाले, ये सब एक्टिव होना शुरू होते हैं, सब एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। तो वो जब सब कुछ एक साथ होना शुरू होता है ना, तो आपको डिप्रेशन होना शुरू होता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन तकरीबन हर एक लेडी जूझती है उस डिप्रेशन से। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस दरमियान, आपके दिमाग में बहुत कुछ, तो मैं तो सोच रही हूँ उस वक्त को कैसे झेल पाएगी। मतलब उस वक्त एक औरत सर्वाइविंग मोड पर होती है, सीरियसली बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रही होती है वो, अपने आप से भी लड़ रही होती है, 100 चीज़ों से लड़ रही होती है। देखो मजलूम नहीं है औरत, मैं अगेन कह रही हूँ मजलूम नहीं है, ये एक कुदरत का अमल है, और ये शायद अल्लाह ताला ने जो औरत को ही क्यों दिया, ये भी एक दिमाग में ना उस दिन बैठ के सोची थी। मैंने कहा यार ये सब कुछ औरत को ही क्यों, मतलब बच्चा भी औरत पैदा करे, डिप्रेशन भी औरत बच्चा सहे, बच्चों की परवरिश भी औरत करती है। बहुत कम ही मर्द, इन सब में मर्द का काम होता है, वो बाहर जाता है, वो भी अपना अपने हिस्से का दे रहा होता है, बट जो मेन जिम्मेदारी होती है सब औरतों पर होती है। लेकिन शायद औरतों में ना ये सब कुछ सर्वाइविंग चीज़ें भी ना बहुत ज़्यादा है, औरत सर्वाइव भी बहुत अच्छे से कर सकती है, कंट्रोल भी औरत के अंदर बहुत अच्छा है। तो वो औरत में ऐसी भी बहुत सारे गुण हैं जो औरत के अंदर छुपे हुए हैं, जो बाद में वक्त आने पर निकलते हैं। कि यार एक लड़की होती है ना, वो सोच रही होती है जब वो टीनेजर में होती है, बोलती है मैं ही तो ये सब कुछ, जब अगर वो सामने किसी ऐसे बंदे को देख रही होती है जो एक अपने बर्दाश्त कर रहा होता है, वो बोलती है यार मैं तो नहीं कर सकती। लेकिन जब वक्त आता है तो वो शायद इससे ज़्यादा कर जाती है, क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता होता कि मेरे अंदर इतना कुछ भी है जो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो बर्दाश्त से कहते हैं ना कि अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा जो है ना वो ऊपर वाला किसी को भी दुख नहीं देता है, ये बात याद रखना। आपके अंदर जितनी बर्दाश्त होगी ना, दुख भी आपको उतने ही मिलेंगे। वो होता है, बस बर्दाश्त की बात होती है, बर्दाश्त होता है भाई औरत के अंदर बहुत ज़्यादा। तो वही सारा सीन होता है। तो मैं उसको ये देख कर सोच रही थी, जब ये एनजाइटी वाला ये सब कुछ कर रही थी, मैंने कहा यार ये एनजाइटी को कैसे पार कर पाएगी, जब ये इतना डरी हुई अभी रिसेंट 6-7 मंथ में ही प्रेगनेंसी को लेकर के, उसको लगता है कि बस नहीं इसके साथ कुछ बुरा होगा ही। देखो एक मिसकैरेज हुआ है, ठीक है, एक मिसकैरेज हुआ है, एक मिसकैरेज के बाद इसने काफ़ी लंबा वेट किया और उसके बाद इसको प्रेगनेंसी हुई है। और ये डेस्परेट थी प्रेगनेंसी के लिए, बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी। समझ में आता है कि कुछ टाइम 3 मंथ्स तक आपको डर रहता है, उसके बाद 9 मंथ्स तक देखो होने को कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि 3 मंथ्स बाद अब आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ओके है, अब तो आपके हाथ में बच्चा ही आएगा डायरेक्ट, नहीं भाई, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसे बहुत सारे हादसात होते हैं ज़िंदगी के अंदर, होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते। तो एक डर, एक माँ के दिल में डर हमेशा होता है, लेकिन उस डर के ऊपर ना आपको अपने बिलीफ को, आपकी अपनी स्ट्रेंथ को लेकर आना पड़ता है, वरना लिटरली अगर कुछ नहीं भी होने वाला होगा ना, वो आपके इस डर की वजह से हो जाएगा, क्योंकि आप डरे हुए बहुत होगे। आपके दिमाग में हर एक चीज़ पर, यानी अगर आपके बेबी ने आपको एक किक भी मारा होगा ना, आपके दिमाग ओह ये क्या हो गया, मतलब आपको सीधे हाथ से नहीं दूसरे उल्टे पैर से किक मारेगा ना, तो आपके दिमाग में अरे नहीं ये तो कुछ उल्टा हो रहा है। अगर आप इतना डरोगे तो नॉर्मल नॉर्मल चीज़ों पर भी, तो जो नॉर्मली आपको होता है, तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं खतरनाक हो जाएंगी, ये आपको बहुत ज़्यादा डर में ले जाएंगी। इवन पता है, देखो डर, मैं हमेशा देखो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं कोई सुपर वुमन हूँ, लेकिन हाँ ये बात है कि अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है, और अगर वो बच्चे में अगर वो है ना, लिखवा कर अपनी ज़िंदगी आया है ना वो बच्चा, अगर ऊपर से, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपका स्ट्रेंथ काम करना चाहिए। मैंने अपनी फर्स्ट बेबी की ना थोड़ी सी मैंने जर्नी शेयर भी की थी यहाँ पर, कि उसको डॉक्टर्स ने ना 24 आवर्स का टाइम दे दिया था, और एक बार नहीं 3 बार टाइम दिया था उस बच्चे को। बट मैं इतना ज़्यादा, मतलब कि मेरा स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी ना, कि मैंने एक ही बात कही थी सबको कि कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ज़िद में नहीं मांगा ये बच्चा, मैंने छोड़ दिया था। जब मुझे नहीं हो रहा था ना कुछ टाइम तक, ज़िद का मांगा हुआ बच्चा मेरा मिसकैरेज हो चुका था, क्योंकि ज़िद थी मेरी। मैं बहुत रोई थी, बहुत रोती थी, बहुत रोती थी मैंने, मतलब सोचो एक डेस्परेट थी मैं बच्चे के लिए ना, कि बस मुझे चाहिए। क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी के अंदर अलग अलग प्रेशर होते हैं जो औरत फेस कर रही होती है, और एक 17 साल की लड़की जब ये सब कुछ फेस कर रही होती है ना, तो आपको नहीं पता उसकी मंदबुद्धि ना ख़त्म हो चुकी होती है, उसको लग रहा होता है नहीं नहीं अब तो बच्चा ही सब कुछ है। हालांकि अब मुझे फील होता है कि नहीं भाई, कोई औरत अगर बच्चा नहीं है तो नामुकम्मल है, ऐसा कुछ नहीं है, हर औरत मुकम्मल है। बच्चा उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी ज़िंदगी में
उसको खुश कर सकता है, उसको उसकी मुकम्मल होने की गारंटी नहीं दे सकता। उसको मुकम्मल, कोई औरत मुकम्मल नहीं होती है किसी बच्चे से, क्योंकि वो सिर्फ उसके वजूद का हिस्सा है जिसको वो बहुत प्यार करेगी, जिससे वो अपने आप को एक अच्छा फील करवा सकती है। मुकम्मल होने वाला ये जो हमारे दिमागों में ना बिठाया गया है, ये हमारे दिमागों में बातें बिठाई गई है कि औरत मुकम्मल ही उसी वक्त होती है जब वो बच्चा पैदा करती है। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मैं मानती हूँ काफ़ी लोगों को बहुत ज़रूरी है, किसी को नहीं है, तो इट्स ओके, वो उसकी पर्सनल चॉइस है, वो इख्तियार है उसके हाथ में कि वो किस बच्चे को, उसको भाई कहने को कहते हैं ये इख्तियार तो अल्लाह के पास है, ठीक है, लेकिन अकल तो दी है ना अल्लाह ने, इस्तेमाल करो भाई, दिया ना, इस्तेमाल करने के लिए दिया, ऐसे ही नहीं दी हुई है ये मंदबुद्धि, ऐसे ही नहीं दी हुई है, इस्तेमाल करो उसको। लेकिन जब आप चीज़ें अल्लाह पे छोड़ देते हो ना, ऊपर वाले पे अपने छोड़ दो, आप जिसको भी बिलीव करते हो आप उस पर छोड़ देते हो, और उसके बाद वो आपके मुताबिक होनी शुरू हो जाए ना, तो फिर डाउट नहीं करो, फिर छोड़ दो, फिर आप उसी पे छोड़ दो कि यार जब जिद करके नहीं लिया है, जब किसी ऐसे उस पर नहीं लिया है, तो फिर कुछ होगा भी नहीं। हाँ, ये नहीं है कि भाई अल्लाह से ही बैठ जाओ कि नहीं नहीं अब तो जो होगा, मैं 9 के 9 महीने डॉक्टर, मैं तो घर में ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बिलीव रखो, एक डर से बाहर निकलो, और वो आप ही निकल सकते हो। डर से बाहर निकलना पड़ता है। अगर वो वक्त पे अगर मैं डर जाती, मैं अगर नहीं कर पाती सर्वाइव, तो शायद मेरी जो नेगेटिव एनर्जी थी, जो मेरा ये जो डर था, वो मेरी बच्ची के अंदर जाना शुरू होता। और वो मेरी बच्ची, मैंने अपनी बच्ची को भी एक डर में डिलीवर किया था लिटरली। मेरी डॉक्टर मुझे ऑपरेशन से आधा घंटा पहले बोल चुकी थी कि बेबी की हार्ट बीट नहीं है आपके, आप बिल्कुल भी रेडी रहना, क्योंकि वो होश में होते हैं। हम ऑपरेशन में, मुझे कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया हुआ था, मुझे सुन का इंजेक्शन लगा था जब मैं होश में थी। तो मुझे, मैं अभी भी पता है ये बात बताते हुए मैं इमोशनल हो रही हूँ, बट लेकिन खैर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि देखो, ये एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। मुझे पहले ही बोल दिया गया था, क्योंकि माँ को पहले ही सबसे पहले बताना होता है। ये हमारे इधर होता है कि नहीं नहीं माँ परेशान रही, भाई उस माँ ने 9 महीने जन्म रखा है अपने पेट में, उसका हक बनता है कि उसके बच्चे के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो जानना, उसका हक बनता है। हमारे इधर पता है क्या करते हैं, अल्लाह ना करे कभी कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो बच्चे को ले जाते हैं जल्दी जल्दी, अपनी माँ को नहीं बता रहा। अरे भाई उसका हक है, 9 महीने उसने पैदा किया है, 9 महीने उसने पेट में रखा है, उसका हक बनता है इन सब चीज़ों पर। तो वो जब था ना सी सेक्शन वाला सीन, तो मुझे डॉक्टर बता चुकी थी। मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी थी, मेरी डॉक्टर, वो पहली वाली ऑपरेट की डॉक्टर मेरी बहुत अच्छी थी। उसने मुझे बहुत अच्छे से डील किया था, मेरी वो प्रेगनेंसी को पूरा डील करना। मेरी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी वो, मतलब मुझे बहुत रिस्क था उस प्रेगनेंसी के अंदर, शुरू दिन से ही था, वो सारी चीज़ें थी, उसने मुझे डील किया था। लेकिन उसने 6 मंथ के अंदर अंदर ही मुझे इतना पावरफुल कर दिया था। देखो डॉक्टर का काम भी बहुत इसमें मायने रखता है, कि मैं उसी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं उम्रे पे गई थी, तो भाई उसमें चलना फिरना कितना होता है आपको पता है, और बगैर किसी व्हील चेयर के, कोई सुपर वुमेन नहीं थी, बस ताकत थी, दे दिया था भाई उस टाइम पर, पता नहीं आपके अंदर खुद ही आ जाती है। लेकिन अपनी हेल्थ के हिसाब से लिया था, जितना हुआ तो उतना ही करा था। ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर गई थी, नहीं नहीं मैं तो सुपर वुमेन की औलाद, नहीं, जितना हो रहा था नॉर्मली अपने आप को अच्छे से चलाया था, ये सब कुछ किया था। तो वो जब था ना, मैं आपको बता रही थी सी सेक्शन के दरमियान, तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि देखो हार्ट बीट नहीं आ रही है बच्चे की, क्योंकि मेरा बीपी थोड़ा सा शूट कर गया था, और मेरे बच्चे ने वेट जो है वो जल्दी जल्दी मतलब खोना शुरू कर दिया था। मतलब नॉर्मली मेरा बेबी 2 kg का था पेट के अंदर, लास्ट मतलब 2.5 kg था 1-2 दिन पहले अल्ट्रासाउंड से पहले। लेकिन जब मैंने लास्ट अल्ट्रासाउंड करवाया था तो मेरा बेबी का वेट 2 kg आ रहा था, लेकिन जब मेरे बेबी को निकाला गया तो वो 1.5 kg का बेबी था मेरा। तो मतलब सोचो, एक दिन के अंदर उसने 1 kg बच्चे ने वेट ही खो दिया था अपना, ये हाल हुआ था। तो वो जब उसने मुझे पहले ही होते थे कि भाई नहीं ऐसा कुछ भी ना, मतलब कि नहीं समझ आ रहा, हार्ट बीट नहीं दिखाई दे रही है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, आप अपने आप को दिमाग को रेडी रखना। मुझे डॉक्टर ने पहले ही कह दिया, देखो कोई तमाशा नहीं करना, भाई माएँ होती हैं ना वो कर जाती हैं। मुझे उसने सीधे बोला तो कोई तमाशा नहीं करना। मैंने कहा तमाशा, मैंने कहा यार इसमें थोड़ी तमाशा थोड़ी होता है। अच्छा, मैं पढ़ती जा रही थी पढ़ती जा रही थी, और मेरे आंसू तो खैर बह ही रहते हैं यार, माँ है, एक माँ जब एक पहला बच्चा उसके हाथ में आने वाला, तो वो कैसे उसके, बट लेकिन एक उम्मीद थी। मैंने कहा तो कुछ नहीं होगा, होगा इंशाल्लाह हो जाएगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, मुझे बिलीव है, मुझे बिलीव है। अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करती गई करती गई, बट जब बेबी निकाली वो रोई नहीं। बेबी को निकाला ना तो वो रो नहीं रही थी, तो थोड़ा सा वो दिल में डर बैठा कि यार ये रोई क्यों नहीं, क्योंकि हमने सुना था कि अगर बच्चा ना रोए तो समझो कहानी ख़राब है। बट फिर उसको मारा, मेरे सामने मेरे बच्चे को मारा जा रहा है, पीठ पे रख रख के इसको दिए, तो उसके बाद उसने रोना शुरू किया, वो जान में जान आई वो। लेकिन क्या था कि स्ट्रेंथ होनी चाहिए माँ में, भाई बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है आपको। अपने अंदर स्ट्रेंथ रखोगे आप आधी जंग वहीं जीत जाओगे। बाकी जो नसीब का लिखा है वो होके रहेगा। मैं ये नहीं बोलूँगी स्ट्रेंथ से सब कुछ ठीक हो जाता है, नहीं, लेकिन नसीब का लिखा होके रहेगा। लेकिन आपकी स्ट्रेंथ उस टाइम पर पॉजिटिव एनर्जी आपके बच्चे के अंदर दे रही होती है, तो इसलिए अपने आप को जितना हो स्ट्रेंथ में रखो। ये मैंने बनाई इसीलिए पॉडकास्ट है, क्योंकि काफ़ी सारी लेडीज़ हैं जो मेरे पास कुछ इन फेज से गुजर रही हैं, कुछ इन फेज़ों से गुजर रही हैं, जो इस वक्त डेस्परेटली बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ना वो हो रही हैं कि नहीं यार हमारी ज़िंदगी में कमी है। कोई बात नहीं,
कमी नहीं। अपने आप को अगर आप अधूरा समझोगे तो दुनिया तो आपको पूरा ख़त्म कर देगी, लिटरली दुनिया आपको पूरा ख़त्म कर देगी, ये बोल बोल के कि ठीक है भाई कुछ नहीं है, तुम ख़त्म हो, तुम माँ नहीं बन सकती हो, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो। थोड़ा सा ना इमोशनल बंदा हो जाता है जब ऐसी कोई बात कर रहा होता है ना, तो वो होता है। स्ट्रेंथ में आपको खुद रखना है। तो यहाँ पर सभा के लिए भी यही है कि भाई तुम स्ट्रेंथ में रहो, तुम ये एंजाइटी के चक्करों में, तुम ये दुनिया को दिखाने के चक्कर में कि मुझे एंजाइटी हो रही है, मेरे को मेरे भाई भाभी ने निकाल दिया, देखो मेरी माँ ने निकाल दिया, सिंपैथी तुम्हें दुनिया के 4 लफ्जों से मिल जाएगी। लेकिन तुम जो अपने बच्चे के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हो, वो तुम्हें कहीं गलत ना पड़ जाए, तुम्हें देने का लेने के देने ना पड़ जाए, वो वाला सीन ना हो जाए। मतलब सिंपैथी तुम्हें दुनिया से मिल जाएगी। क्या अभी काफ़ी लोग उस चीज़ पर आ गए कि नहीं यार कैसे भाई हैं, कैसी माँ है, कैसा ये है, कैसा वो है, वो सब कुछ दुनिया वाले बोल रहे हैं, बट लेकिन एट द एंड वो तुम्हारे बच्चे के लिए जो इम्पैक्ट जा रहा है ना, उसके अंदर ये एनजाइटी डिप्रेशन आपके बच्चे के अंदर भी जा रहा होता है। ये मत सोचो कि बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बच्चे को मैं खाना खा रही हूँ तो पूरा मिल रहा है, नहीं। जो उस वक्त आपके इर्द गिर्द चल रहा होता है ना, वो भी बहुत इफेक्ट कर रहा होता है आपके बच्चे पर। जो आपके अंदर चल रहा होता है वो बहुत इफेक्ट कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा। अपने अंदर जितना हो ना स्ट्रेंथ में रहो, और जो स्ट्रेंथ आप अपने आप को खुद दे सकते हो ना, वो दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। खुद को खुद स्ट्रेंथ देना सीखो कि नहीं यार होगा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आप जिस पे भी बिलीव करते हो उसका नाम लो, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो आप उसको याद करो कि नहीं, मैंने ज़िद में नहीं मांगा है, ज़िद में ना मांगो। मेरा यही होता है कि ज़िद शायद किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं होती है, ज़िद में आपको सिर्फ नुकसान होता है। मैंने बहुत भारी नुकसान उठाए ज़िद्दों के चक्कर में। ज़िद पता है मान तो ली जाती है, दुआएं सुन ली जाती है, ज़बरदस्तियाँ मान भी ली जाती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानी जाती। जब आप एक ज़िद लगा के बैठ जाओ ना कि नहीं चाहिए चाहिए, डेस्परेटली होकर, लेकिन फिर आप जब आप छोड़ दे दो ना, जब आप सुकून में हो, तो फिर आपका दिल भी मुतमईन हो जाता है। ज़बरदस्ती थोड़ी मांग जाता, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर डर होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि माओ के दिल में डर नहीं होता है। पहला बच्चा और दूसरा बच्चा, दूसरे बच्चे में भी डर होता है भाई। जब मैंने दूसरा बच्चा भी कंसीव किया था, एक बहुत लंबे अरसे बाद, 6 साल का गैप था मेरी ज़िंदगी के अंदर, बट उसके बाद भी मैं टेंशन में थी, क्योंकि मैंने जो पहला बच्चा जिस तरीके से पैदा किया था तो मुझे आइडिया था, और उस वक्त तो मैंने 9 के 9 महीने वही चीज़ झेली थी। यानी मेरा बीपी तो किसी हाल में कंट्रोल ही नहीं था, 9 के 9 मंथ 4 4 टैबलेट्स बीपी के मैं खा रही थी वन टाइम। बट मजा हाल है जो ये बीपी नीचे आके दे रहा हो, तो ये हाल था मेरा। नमक बिल्कुल बंद, जिंदगी में सारी चीज़ें बंद कर दी थी मेरी डॉक्टर ने, बट मेरा बीपी नहीं कंट्रोल हो रहा था। डर होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं और ये एनजाइटी का ड्रामा कर रही है, नहीं ड्रामा नहीं कर रही है। ये एनजाइटी, इसको उसको नहीं पता कि ये सब कुछ दिखाने के चक्कर में ना एनजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, मेरे व्यूज़, मेरे ये सब कुछ। ठीक है आपका काम है यूट्यूब, शायद आप काम की तरीके से ही ले रहे हो क्योंकि इससे आपको इनकम हो रही है, बट इट्स ओके। अभी आपने इतना अर्न कर लिया है कि अगर थोड़ा बहुत 19-20 होगा भी तो आपको चलेगा, कोई इशू नहीं है। कोई ऐसे ज़िंदगी में हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं चल रही है। अभी आपके लिए जो बहुत ज़्यादा डिस्परेट चीज़ है वो आपका बच्चा है, उस पर आप काम करो। तो मे बी शायद देखो ये वक्त को समझे। मुझे दिल करता है कभी कभी मैं इसको पर्सनली टॉक करूँ, मैं इससे पर्सनली बात करूँ कि बहन ये नहीं कर, तेरे लिए ख़तरनाक है, तेरे बच्चे के लिए ख़तरनाक है। बट फिर मुझे आइडिया आता है कि यार एक 34-35 साल की लड़की है जो हर चीज़ देखती है, हर चीज़ जानती है, वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, उसके पास डॉक्टर्स हैं, वो हर चीज़ डॉक्टर से ले सकती है, और आकर बोल जाती नहीं नहीं आप लोगों ने बोला था ना। वो तो पिछले 2 सालों से बोल रहे कि रिजा को पढ़ाई करने दो, वो पिछले 2 सालों से बोल रहे बहन जंक फूड खाना कम करो, तुम्हारी पूरी प्रेगनेंसी में सब बोल बोल के थक गए जंक फूड। तब तो सब्सक्राइबर की नहीं सुनती, 4 सब्सक्राइबर ने बोल दिया झुक सकते तो झुक गई, और इसके बाद आकर बोल दिया झुकने पर हुआ है। भाई झुकने पर हुआ नहीं हुआ किसी को भी नहीं पता है। हाँ क्योंकि सबने इसलिए बोला कि जब तुम बाहर जा सकती हो, जब तुम सब कर सकती हो, तो तुम घर का काम, और अगर तुम्हारे हिसाब से तुम घर का काम नहीं कर सकते हो तो जस्ट सिंपल सा एक तरीका है, रोज़ के आके सिंपत्ति लेने से अच्छा है तुम मेड हायर करो। इस टाइम पर तो ये होता है भाई आपके पास लगी बंदी भी अमाउंट होती है ना, आप फिर भी मेड्स को दे देते हो कि नहीं यार मुझे सुकून से मेरी प्रेगनेंसी चाहिए, मुझे सुकून चाहिए इस टाइम पर, मुझे रिलैक्सेशन चाहिए, ये प्रेगनेंट थोड़ा सा आपने अमाउंट वगैरह पे कर दी और आप अपने एक्स्ट्रा काम करवा ले। तो मैंने अपने सेकंड प्रेगनेंसी में काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा काम करवाया था अपनी मेड से, मैंने उनको एक्स्ट्रा दे दिया था कि यार मुझे कर दो। इट्स ओके, क्योंकि आप अपनी सहूलत के लिए, इसको आपको लेजीनेस कहनी है, इसको आपको हडनामी कहनी है, इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। बट लेकिन आपको अपनी सहूलत से काम करवाना है ना, आपके पास सहूलत है, आप कमाई अर्न इसीलिए कर रहे हो भाई, आपके पास अर्निंग इसीलिए क्योंकि मुझे ज़िंदगी में सहूलत चाहिए, मुझे ज़िंदगी में आसानियाँ चाहिए। लेजीनेस होना वो आपका सब कवर हो जाता है अगर आपके पास मेड्स होती है आसपास, तो कोई आपको ना बोलता कि भाई मेड्स है वो पैसा खर्च कर रही है क्यों नहीं काम करवाएगी। ऐसी कितनी एक्ट्रेस हैं, ऐसा कितने लोग हैं, मैं कितने डेली व्लॉगर्स को देखती हूँ जिन्होंने मेड्स रखी हुई है अपने घर में, जो नॉर्मली मेड से काम करवाते हैं, और वो सुकून से, कोई इनके नीचे टैग नहीं लिखा हुआ तो ये लेजी औरत ही है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द आपकी खाला और आपकी खाला की बेटी काम कर रही है और उनकी ज़िंदगी
बहुत बुरी दिख रही है, उनको बीमारियां दिख रही हैं, उनके हालात बुरी दिख रहे हैं, तो वो सब कुछ फील हो रहा है, यानी उन पर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। एक होता है कि वो चलो वो मेड्स होती तो उनके साथ भी लगकर होता तो फिर तो बोल सकते थे भाई उन्हीं को शायद शौक है, लेकिन आपने मेड्स नहीं रखी, कुछ नहीं रखा, भाई रख लो। जब आपको पता है कि आपके घर में काम है इस टाइम पर, आप हायर कर लो 24 आवर्स की मेड जो आपके घर में रहेगी, आपके साथ काम करेगी। अब आपको हर चीज़ के लिए रज़ा का वेट करना पड़ता है सनी को, और अपने आप को बस ये कहते हैं ना कि वो व्यूज़ के लिए, अगर मेड आके खाना बना लेगी तो फिर क्या, फिर कंटेंट कैसे बनेगा ना, फिर कैसे बताएंगे सनी मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए। फिर वो चने की वो दाल, मूंग की दाल का पूछेगी कैसे, कि वो बनती कैसे, मूंग की दाल थी, मसूर की दाल, मूंग की दाल थी शायद, हाँ वो छिलके वाली मूंग की दाल थी। मैं खुद भूल जाती हूँ, मुझे पता है इतना चकरा देती है ना ये बंदी, मैं खुद भूल जाती हूँ यार ये दाल कैसे, मतलब एक नॉर्मली दाल जो कि बेसिक होती है। इंडिया में तो दाल कितनी मशहूर है ये तो मुझे पता चलता है, मतलब उनके हर खाने के साथ दाल तो होती ही होती है, मतलब इतनी मशहूर वो दाल है। और उसको ये नहीं पता कि दाल बनेगी कैसे। अरे बहन तू मुझसे पूछ ले, मैं तेरे को बता देती हूँ। दाल दाल को जैसे चाहो बना सकते हो। दाल एक वाहिद ऐसी इंसान बन ऐसी चीज़ है जिसको जैसे चाहो वो बेचारी बन जाएगी। वो गरीब है, उसको आप कुछ भी बोलोगे ना, जिस तरीके से भी बनाओगे, उसको कुकर में डाल के ऐसे उबाल के ऊपर से तड़का दे दोगे, वो तब भी आपको बोलेगी ये लो बहन खा लो मुझे, मैं ऐसी ही हूँ। तो एक दाल इतना आसान चीज़ है कि जिसको आप जैसे चाहो बना सकते हो। कोई इसमें मल्टीटास्किंग नहीं है, कोई मास्टर शेफ़ लेवल की डिश थोड़ी तुम बना नहीं थी। मास्टर शेफ़ से याद आया भाई, बहुत कुछ मास्टर शेफ़ के अंदर चला है। तो यार ये पॉडकास्ट बहुत लंबी हो गई है, आई एम सॉरी, बट लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी कि जो मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। सबसे ज़्यादा मैं आपको आपकी स्ट्रेंथ पावर का, मुझे काफ़ी लोग बोलेंगे अरे बकवास करिए, बट नहीं यार, लिटरली सोचना मेरी बातों को ये बकवास नहीं है सोचना। और ना ही मैं अपने आपको कोई महान बता रही हूँ भाई, मैं भी डरती हूँ, मैंने भी अपने एंजाइटीज़ बताए हैं आपको, मैंने भी बहुत कुछ बताया कि डर होता है भाई, हर इंसान को डर होता है। मैं भी डरी हूँ, मैं कोई सुपर वुमेन सुपर पावर नहीं है मेरे अंदर। मैं तो उस दिन भी कहा मैं कोई सुपर वुमेन औलाद नहीं है भाई, मैं भी थक जाता हूँ, मैं भी 4 काम करने के बाद रिग रहा होता है मैं थक गया, मैंने काम किया, मैंने ये किया, मैं भी ऐसा ही बंदा है भाई। तो सीधा सिंपल सी बात है, अपनी ज़िंदगी में हर कोई कहीं ना कुछ कर रहा हो। हम उनसे परफेक्शन नहीं मांग रहे, हम उनसे ये ड्रामेबाजी कम करना मांग रहे हैं। भाई परफेक्ट कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं, अपनी लाइफ में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ खामियां है। मेरे अंदर भी बहुत सारी खामियां, आपके अंदर भी बहुत सारी खामियां, सबके अंदर खामियां है। लेकिन हाँ, जो चीज़ आप दूसरों को गाइड कर रहे हो, आप दूसरों को ये सिखा रहे हो कि भाई सब्सक्राइबर की आके सुन रही हूँ मैं, सब्सक्राइबर की वजह से ऐसा, मतलब अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो सब्सक्राइबर की वजह से हो रहा है। और जब आप जंक फूड खा रही हो, सब कुछ खा रही हो, और आपके साथ उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत हो रहा है, तो उसका आप आके नहीं रिग रही हो। नहीं नहीं, मुझे तो मेरी सब्सक्राइबर ने कहा था सब करते हैं। हाँ तो सब करते हैं भाई, सब ही करते हैं। सिर्फ वो लोग नहीं करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एहतियात दी जाती है, वो घर के अंदर भी पैर बांध के बैठे होते हैं, फिर वो लोग नहीं करते हैं। बाकी सब करते हैं नॉर्मली अपना काम, ये कोई ऐसा 30 मार खान वाला काम नहीं था। मतलब अजीब ही हाल है। खैर आप लोग ये क्या राय है, अभी बहुत सारी बातें हैं, नेक्स्ट पॉडकास्ट ज़रूर बनेगी स्क्रिप्ट व्लॉग पर, लेकिन फिलहाल ये पॉडकास्ट ज़रूरी थी। और बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। क्योंकि इतनी लंबी पॉडकास्ट बना दी है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का भी दिल नहीं हो रहा, बोलने का पता नहीं पीछे बोला है कि नहीं बोला, लेकिन यहाँ तो बोलने का दिल नहीं कर रहा है, इसीलिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।